नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी कर ली थी। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और राज्यपाल के बारे में जानेंगे। चलिए उपराष्ट्रपति शुरू करते हैं। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, ठीक 63। अब देखिए, किसी भी पद को पढ़ने से संबंधित कुछ मूल बातें होती, जैसे उस पद की योग्यता क्या है, कितने साल तक उस पद पर बने रहोगे, ठीक, उस पद पर कि उस पद से आपको कैसे हटाया जाएगा, आपको चुनेगा कौन कौन, यही सारे फैक्ट होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और जहाँ पर घुमावदार फैक्ट होते हैं वहीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसका पहला पॉइंट है कि भैया उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए भारत का नागरिक लिखा है, ये नहीं लिखा है कि भारत का जन्मा नागरिक हो, ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि ये दोनों पॉइंट तो हमें राष्ट्रपति में भी मिले थे। और जो तीसरा पॉइंट है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 में दिया गया है। उसमें हमको नहीं जानना, बस हमको इतना जानना है कि किस पद के योग्य कहा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति में यहीं पर शब्द लिखा था लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और उपराष्ट्रपति में लिखा है राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम राष्ट्रपति के कार्य एवं उसकी शक्तियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति जो बन गया वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता यहाँ पर रखी गई है। आगे चलते हैं। देखिए इसके प्रस्तावक व जमानत राशि के बारे में हमने यहाँ पर भी किया था, राष्ट्रपति से तुलना करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए, वह 15,000 इसकी जमानत राशि है। हमने राष्ट्रपति में किया था कि 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब वहीं आगे आते हैं तो कार्यकाल, संवैधानिक पदों का, ज़्यादातर संवैधानिक पदों का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो इनका भी 5 वर्ष ही कार्यकाल है। यानी पद धारण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष। अगला देखिए निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत, ठीक, आनुपातिक जैसा कि राष्ट्रपति में था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब जो आते हैं निर्वाचक मंडल, यहाँ पर प्रश्न है, ठीक, एक यहाँ पर प्रश्न है आपका और एक यहाँ राज्यसभा वाले पॉइंट पर प्रश्न है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इसके निर्वाचक मंडल कौन कौन है, यानी उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर है संसद के सभी सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ? निर्वाचित प्लस मनोनीत, ठीक, निर्वाचित प्लस मनोनीत। हमने किया था राष्ट्रपति में, क्या किया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, वो भी कौन से, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल में विधान परिषद भी शामिल हो जाता है इसलिए, ठीक, अक्सर ज़्यादातर राज्यों में तो नहीं है, बाकी कुछ राज्यों में है जो विधान परिषद है, खैर वहाँ पर नहीं जाना। हमने राष्ट्रपति में क्या किया था? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 2 पॉइंट किए थे। यहाँ पर लेकिन क्या है, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सभी प्रकार के सदस्य, ठीक, यही प्रश्न है आपका। अब आगे चलिए, देखिए चुनाव विवाद का निस्तारण कौन करेगा? तो जैसा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में था, वैसे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में अगर कोई शंका हो गई, कोई विवाद हो गया चुनाव संबंधित, तो उसका भी निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन हो गया और उन्होंने कहीं साइन कर दिया किसी विधेयक पर या आगे जहाँ भी उनको साइन करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनका चुनाव जो है वो रद्द कर दिया कि भाई गलत तरीका था या धांधली हुई है। ऐसे में क्या उनके द्वारा किया गया दस्तखत रद्द होगा? कतई नहीं होगा, ठीक, जो कार्य कर चुके हैं वो कर चुके हैं, ठीक। आगे देखिए पद रिक्तता,
ये पद रिक्त कैसे होंगे? राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद रिक्त कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हुए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हैं, या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या उपराष्ट्रपति जी का देहांत हो जाए, या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा बर्खास्तगी को लेकर, ठीक, कि उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके उपराष्ट्रपति के, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी तो राय यही रहती है कि आप लोग नोट डाउन जरूर करें। ठीक, चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य तथा उसको उसके पद से किस प्रकार हटाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पद से हटाने से रिलेटेड इस टॉपिक पर वनडे एग्जाम में बहुत कम ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक, हो सकता है क्योंकि आयोग नए प्रश्न बना रहा है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए उसके कार्य एवं दायित्व या शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति है, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन से आशय है कि आप ऑटोमेटिक, ठीक, आप ऑटोमेटिक उस राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति बन जाते हैं जैसे ही आपका उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है। आपका नहीं, मतलब जिसका भी चुनाव होता है। तो और शक्तियां इसकी लोकसभा अध्यक्ष के समान है। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं ये हम राज्यसभा व लोकसभा के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहीं पर मैं एक सिंपल सा मतलब छोटा सा बता देता हूं कि जैसे लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रस्ताव लाया जाए, या प्रस्तावों पर अनुमति देता है तब प्रस्ताव आता है, किसी भी विषय पर प्रस्ताव या विधेयक जो भी है। ठीक, यानी वह सदन का संचालन करता है और उसका स्थगन करता है, तथा लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण करता है। ठीक, और वह संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक, वो संसद का, लोकसभा का अध्यक्ष संसद का सर्वोच्च अधिकारी है, उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है। ठीक, और वह कास्टिंग वोट करता है, यानी अपना निर्णायक मत देता है मत बराबरी की स्थिति में, तथा 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून के विषय पर अपना फैसला सुनाता है। ये कुछ दायित्व हैं, कुछ अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के। सेम उसी प्रकार के अध्यक्ष व दायित्व राज्यसभा के सभापति के पास भी होते हैं। देखिए यहाँ पर सभापति कहा जाता है, इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए कार्यवाहक, अगला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी राष्ट्रपति महोदय यदि बीमार हैं या कार्य करने में असमर्थ हैं या उनका असमय देहांत हो गया है, ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक नए राष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं हो जाता है। और जिस दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा उस दौरान वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा, यानी राज्यसभा का चेयरपर्सन नहीं होगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उपराष्ट्रपति का पद से हटाया जाना। तो संविधान में उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने से संबंधित कोई भी कारण या आधार बताए नहीं गए हैं, पहला पॉइंट। ठीक, पीसीएस वाले ध्यान दें इन बातों पर, क्योंकि यहाँ से डीप में वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो भैया 14 दिन पहले नोटिस दीजिए कि हम आपको हटाना चाहते हैं। ठीक, फिर प्रस्ताव लाइए, और जब प्रस्ताव आएगा तो उस दौरान वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा, यानी कि खुद के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है ना, तो स्वयं के विरुद्ध वह सभापतित्व नहीं करेगा। जो तीसरा पॉइंट है यही आपका प्रश्न है, यही आपका क्वेश्चन है कि हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। यही प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या असत्य है। इस टाइप में प्रश्न बन सकता है। तो उसमें हो सकता है कथन में दे दे कि उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने से संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आ सकता है, तो आप कहेंगे ये सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के, मैंने राज्यसभा को शॉर्ट में आरएस लिख दिया, आप समझ जाएंगे। कुछ लोग आरएस से कुछ और समझ रहे होंगे। राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यहाँ पर शब्द यूज हुआ है बहुमत द्वारा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक, विशेष बहुमत की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं 50% +1। ठीक, अगर
मैं बार बार राज्यसभा पर चलाता हूँ, यदि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जी, यानी उपराष्ट्रपति जी को हटाना यानी राज्यसभा के सभापति पद से हटाना है तो 50% प्लस एक और आदमी इनके विपक्ष में वोट कर दे तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और वहीं दूसरा पॉइंट जो है, इससे लोकसभा भी सहमत हो, यहाँ पर शब्द दे दिया गया है सहमत हो, ठीक, यानी लोकसभा अपनी स्वीकृति कैसे प्रदान करता है, साधारण बहुमत के माध्यम से प्रदान करता है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि राज्यसभा में 50% प्लस 1 वोट कुल सदस्य संख्या का पड़े, वहीं लोकसभा में उपस्थित एवं मत देने वालों के बहुमत यानी साधारण बहुमत के माध्यम से वोट पड़े उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये होती हैं संसद की न्यायिक शक्तियां। और जो एक अगला फैक्ट आपका कभी भी बन सकता है उसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बनाकर बता देता हूँ कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ठीक, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो या अपूर्ण है तब भी चुनाव या निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती, ठीक, रोकी नहीं जा सकती। समझ गए आप लोग? यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हमने बात की थी कि भाई संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे, ऐसे में पता चले कि कुछ लोग अभी अभी रिटायर हुए हों और नया चुनाव राज्यसभा का ना हुआ हो, ऐसी कंडीशन में ये नहीं कह सकते आप और उसी दौरान आ जाए उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, ठीक, तो इस दौरान ये नहीं कह सकते कि भैया फलाने आदमी तो अभी निर्वाचित यानी फलानी सीट तो खाली है, ठीक, वहाँ पर निर्वाचन हुआ ही नहीं तो उपराष्ट्रपति चुनाव रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सेम इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में हमने बात की थी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए कहीं की विधानसभा सस्पेंड है या वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी है, कोई विधायक है ही नहीं और वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया हो सकता है चल रही हो, ऐसे में राष्ट्रपति जी के चुनाव का समय आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए तब जो है आप, यानी कि निर्वाचक मंडल अभी अपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं इसलिए राष्ट्रपति चुनाव अभी ना कराइए, चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव होकर रहेगा। ये थी आपकी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारी के सारे तथ्य फैक्ट। अब हम आगे चलते हैं, राज्यपाल को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, राज्यपाल टॉपिक को, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो अभी तक हम भाग 5 पढ़ रहे थे जिसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जिसे संबंधित सारे तथ्यों को हमने किया। अब हम करने जा रहे हैं राज्यपाल जिसे संबंधित सारे तथ्य, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं और बनते ही रहते हैं, इसलिए चलते हैं राज्यपाल में। देखिए राज्यपाल भाग 6 अभी तक हम कर रहे थे, भाग 5, ठीक, संघ। अब हम करने जा रहे हैं भाग 6 राज्य, और राज्य में भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 162 तक है, यानी 10 अनुच्छेदों में राज्यपाल का वर्णन है। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति, शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, नियुक्ति। ये याद भी रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। तो राज्यपाल जी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे आपको सेंटेंस बनाकर दे दे, आंख कान खुले रखा करिए एग्जाम में, जब सेंटेंस बना के दे दे इस तरह, राज्यपाल का निर्वाचन राष्ट्रपति करता है, देखे हाँ सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, निर्वाचन नहीं करता है, नियुक्ति करता है। इसलिए एक एक पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक एक शब्द पर फोकस रखिए, ध्यान रखिए, तभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए अगला देखिए, राज्यपाल की कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो केवल 2 योग्यताओं की बात की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल को, और कितनी, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, ठीक। इसके अलावा संविधान में
अन्य कोई आधार या योग्यताओं के अन्य कोई आधार नहीं बताए गए हैं। अब देखिए राज्यपाल की पदावधि आप जानते ही हैं, ऑफिशियल पदावधि इसकी 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी अपने आदेश के माध्यम से राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय आए हैं इस पर कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कोई गुलाम नहीं है, या इस टाइप में मैं एक छोटी सी भाषा यूज कर रहा हूँ, कठिन शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और वह एक स्वतंत्र संस्था है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इस पर मनमानी नहीं की जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब देखिए राज्यपाल जी त्यागपत्र अगर देंगे तो किसे संबोधित करके हुए देंगे, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित, ठीक, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद को छोड़ सकते हैं। इनकी उपलब्धियां एवं भत्तों की बात की जाए तो उपलब्धियां एवं भत्तों में ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, राज्य की संचित निधि पर भारित, यानी राज्य अपने खजाने से इनको वेतन देगा। अब देखिए यहाँ पर शपथ, अच्छा शपथ का पॉइंट रह गया है, तो शपथ राज्यपाल जी को कौन दिलाता है, तो ये संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक, ये प्रश्न आपका बन सकता है, राज्यपाल जी को शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य के, यानी जिस भी राज्य में नियुक्त हो रहे हैं उस राज्य में जो भी हाई कोर्ट लग रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये थे आपके कुछ फैक्ट। अच्छा, एक फैक्ट और कर लेते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर दिए, लेकिन देखेंगे यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन, ये भी कर लेते हैं, अभी मुझे याद आया, 7वां संविधान संशोधन। ठीक, इसके माध्यम से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल। अब देखिए जब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो जाए तो भैया तनख्वाह कौन देगा, वेतन कौन देगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इनके वेतन, यानी अब अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो इनका उपलब्धि एवं भत्ता कौन तय करेगा। अच्छा देखिए, अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो जाए तो क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं, कि भैया आप पैसा दीजिए, वो कहेंगे हम आप पैसा दीजिए, ऐसे में झगड़ा ना हो। इसलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति आनुपातिक रूप से तय कर देते हैं कि कौन कितना परसेंटेज देगा। ऐसा नहीं कि आप 2 राज्यों के राज्यपाल हो गए, ठीक, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पंजाब हुआ हरियाणा दोनों का राज्यपाल हो गया, तो ऐसे में ऐसा नहीं कि 2 जगह तनख्वाहें उठाओगे, तनख्वाह एक ही मिलेगी, यानी वेतन या उपलब्धि एक ही मिलेगा, लेकिन तय कर दिया जाएगा कि पंजाब आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप 80 रुपये दे दो या 60 रुपया दे दो, हरियाणा आपके पास थोड़ा कम पैसा है, आप 40 रुपये दे दो। यानी जैसे किसी व्यक्ति को उत्तराखंड और यूपी का संयुक्त राज्यपाल बना दिया जाए, ऐसे में तय कर दिए, राष्ट्रपति जी तय कर देंगे कि उत्तराखंड भाई 20 रुपये दे दे और यूपी जो है 80 रुपये दे दे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है, उसके पास राजस्व ज़्यादा है। इस प्रकार से चीज़ें तय कर दी जाती हैं ताकि लड़ाई झगड़ा राज्यों के मध्य ना हो। तो ये थे आपके राज्यपाल से संबंधित बेसिक तथ्य। अब हम जानेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, जहाँ से प्रश्न आता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग राज्यपाल की शक्तियों की बात करेंगे। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कुछ उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भी शक्तियां हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो राष्ट्रपति व राज्यपाल को साथ में लेकर पढ़ें, बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, शुरू करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो देखिए,
राज्यपाल के पास भी प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियां हैं, बस राज्यपाल के पास राष्ट्रपति वाली कौन सी 3 शक्तियां नहीं? वही कूटनीतिक शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, आपातकालीन शक्ति नहीं है। यही 3 शक्तियां, 4 जो शक्तियां हैं ये नहीं है। बाकी सारे जो काम केंद्र में राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं वही काम राज्यों में राज्यपाल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां। तो जैसे कि हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में किया था कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अधीन सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्यों में राज्य के अधीन सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है। चलिए देखिए, राज्य सरकार के सभी कार्य, ये पहला पॉइंट तो यही है, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, जिस प्रकार केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है। देखिए शब्द क्या आया है? नियुक्ति। ठीक, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री। ठीक, जैसा कि हमने किया था, कभी सेंटेंस बनाकर दे दे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का निर्वाचन करता है तो गलत हो जाएगा। क्या करता है? नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। ठीक, इलेक्ट नहीं करता है, एक प्रकार से वो अपॉइंटमेंट देता है, इलेक्शन नहीं करता है। ठीक, आइए, वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। किस लिए? ताकि पंचायतों में चुनाव संपन्न कराए जा सके। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस लिए? ताकि राज्य सरकार व पंचायतों के मध्य वित्त का समुचित या उचित बंटवारा किया जा सके। हम कर चुके हैं सब। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल जी करते हैं, लेकिन इसे हटाएगा राष्ट्रपति ही, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संसद द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। ठीक है, जब हम संस्थाएं पढ़ेंगे वहां पर इसे कर लेंगे। राज्य का महाधिवक्ता, इतने लोगों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है। ठीक, SC ST OBC आयोग ये सब राज्यों में नहीं होते, इसलिए इसे यहाँ पर नहीं लिखा गया है। आगे चलिए देखिए, राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको किताबों मिल जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक, अनुच्छेद 356 के अधीन संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति से करेगा। तो उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि भाई राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा दिया जाए, इसकी सिफारिश राज्यपाल ही करेगा। ठीक, इस मामले में राज्यपाल थोड़ा सा केंद्र के एक प्रकार से एजेंट के रूप में हमें कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, वह राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक, कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलाधिपति। जैसे कि केंद्र में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है, वहीं राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। अब एक प्रश्न उत्तर प्रदेश से मैंने लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल 6 है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनकी संख्या, तो आप क्या मारेंगे? 6। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, रानी झांसी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। ठीक, इस प्रकार से राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। अब हम करेंगे विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियाँ। चूँकि यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को यहाँ से जो दी गई जानकारी है अच्छी लग रही हो, दी गई जानकारी से आपका कल्याण साबित होगा, ये आपको लग रहा हो, तो आप लोग इसे नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।